नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके होने वाले एग्ज़ाम में। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस चैनल पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, अगर आप डेली एनालिसिस करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, जनरल नॉलेज का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए जितने भी इसमें सवाल हैं ये पुलिस, रेलवे, यूपीएससी में सब रिपीट किए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है पहला। ये जो जितने सवाल हैं ये सब हैं मौर्य काल से रिलेटेड। ठीक है, मौर्य काल से संबंधित प्रश्न हैं। देखिए पहला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें प्रयुक्त भाषा क्या थी? उसमें थी दोस्तों प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा थी अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, ये सवाल क्लियर हुआ। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा। सवाल है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, पहला भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त। करेक्ट आंसर है, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे चाणक्य। ठीक है, यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब जितने हैं मेंस, प्री, यूपीएससी प्री मेंस में रिपीट किए हुए प्रश्न हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। तो पुलिस में भी पूछे जा सकते हैं 100%, रेलवे में भी, कहीं भी। रेलवे में तो कम आता है बट पुलिस में और सीजीएल में इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी हो गया, इन सब में ये प्रश्न आते हैं। अगला सवाल है, राज्य के साप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7वां अंग कौन सा है? प्रश्न क्या है, राज्य के साप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7वां अंग कौन सा है दोस्तों? तो मित्र है। ठीक है, राज्य का 7वां अंग जो है साप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग वह मित्र है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। किसके शासनकाल में डिमेकस जो है वह भारत किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस जो है वह भारत आया था। अगला सवाल देखिए, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए थे? तो पाटलिपुत्र के। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। जो कुलंदी बाग था यह प्राचीन स्थान क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग जो है यह पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? बहुत ही अच्छा सवाल है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि, जो मतलब त्रिविधि मतलब कि ये सहिष्णुता, उदारता और करुणा तीनों विधियों के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, वह कौन थे? सम्राट का नाम क्या था? अशोक। ठीक है, अशोक ने त्रिविध के आधार पर राजधर्म की स्थापना किए थे, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था लेकिन वो हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़े थे। इसका प्रमाण है दोस्तों देवनाम प्रिय की उपाधि। ठीक है, उन्हें जो देवनाम प्रिय की उपाधि मिली थी उससे प्रमाणित होता है कि बौद्ध होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी थी। उसका प्रमाण है देवनाम प्रिय उपाधि उन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ये कब कब पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस जीआईसी 2016 में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा जा चुका है, आईएएस प्री 1993 में पूछा जा चुका है।
ये सवाल क्या है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप नाम था उसका। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया? वह स्तंभ है दोस्तों भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था दोस्तों? तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला जो है यह सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का मौर्य काल में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों बृहद्रथ थे। ठीक है, बृहद्रथ जो है यह मौर्य सम्राट के अंतिम सम्राट थे। ठीक है, मौर्य सम्राट के नहीं, मौर्य काल के अंतिम सम्राट का नाम है बृहद्रथ। याद कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ, मतलब किस जगह स्थित है अशोक का एक शिलालेख जो कि उत्तराखंड में स्थित है? कालसी में। ठीक है, कालसी में स्थित है अशोक का एक शिलालेख जो कि कालसी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? यानी सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला सवाल देखिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। सवाल क्या है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, जैन धर्म को अपनाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट समय में अपने अंतिम क्षण में जो है जैन धर्म को अपना लिए थे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है यह अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है इसका। ठीक है, 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखिए। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दोस्तों 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस को पराजित करने वाले सम्राट का नाम चंद्रगुप्त मौर्य किस सन में किए थे? 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारतीय लिखने की कला नहीं है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे कॉमा रहेगा। ठीक है, दो दो इधर, तो ये है भारतीय। क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? दोस्तों यह मेगास्थनीज ने बोला था। मेगास्थनीज की उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज की उक्ति है ये। ठीक, अब अगला सवाल देखिए। एक सेकंड। हाँ, अगला सवाल है कि मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में दोस्तों गुप्तचर को गूढ़ पुरुष बोला जाता था। ठीक है, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष बोला जाता था मौर्य काल में। अगला सवाल देखिए। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? दोस्तों अशोक का समकालीन कौन था? तुरमय।
और यह कहाँ का राजा था? तो यह था मिस्र का। ठीक है, मिस्र का राजा था यह तुर्मय। ठीक है, जो कि अशोक का समकालीन था। अगला सवाल देखिए, एक सेकंड। हाँ, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका जवाब है दोस्तों अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। अगला सवाल देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? उन्होंने भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अगला सवाल देखिए, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। ठीक है, मतलब कि अशोक के किस किस शिलालेखों में संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? तो दूसरा और 13वां शिलालेख में, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य के बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसके भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने उन्हें श्रीलंका भेजा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अशोक ने मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। अशोक ने मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। ठीक है, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, जो कि मौर्य सम्राट थे, मौर्य काल के। अगला सवाल है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है लास्ट वाला। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों वह अभिलेख है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद कीजिएगा, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।